हेलो दोस्तों, विजन 0.1 में आपका स्वागत है और मैं आपको बताने जा रहा हूं एक्ट के बारे में। इस एक्ट की जानकारी मैंने पिछली वीडियो में आपको दी थी, जिसमें मैंने ब्रिटिश क्राउन और ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत कुछ एक्टों की नाम मैंने लिखा था। अब मैं एक एक करके इसके बारे में जानकारी विशेष कर आपको दूंगा। पहला एक्ट है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कोई पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत पहला एक्ट कौन आया, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पहला पॉइंट, रेगुलेटिंग एक्ट का भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रहा। यानी भारत में संवैधानिक जो विकास हुआ उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान अगर कोई रखता है तो है रेगुलेटिंग एक्ट। पॉइंट नंबर अगला, यह एक्ट 1773 ईस्वी में भारत में लागू हुआ। यानी रेगुलेटिंग एक्ट भारत में कब लागू हुआ, तो 1773 ईस्वी में लागू हुआ। पॉइंट नंबर अगला, इस अधिनियम के जरिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। यानी ब्रिटिश का जो संसद था वो क्या किया, रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी पे नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। अगला पॉइंट, यह एक्ट के जरिए ब्रिटिश सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों का शासन केवल कंपनी का नहीं रहेगा बल्कि ब्रिटिश सरकार के अधीन भी रहेगा। यानी इसकी जानकारी आपको ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश संसद को भी देनी है, जो ये लोग पहले नहीं दिया करते थे। अगला पॉइंट, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया। यानी सवाल उठता है कि किस एक्ट के जरिए बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया, तो बोलिएगा रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इनके सहायता से एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाया गया जो इन पे नियंत्रण रख सकते थे। अगला पॉइंट, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। यानी एक सवाल और बनता है कि पहला गवर्नर जनरल भारत में बन के कौन आया, तो बोलिएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। थोड़ा सा मैं आपको कुछ जानकारी विशेष दे दूं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना वर्चस्व स्थापित कर रही थी तो उसने भारत में शासन स्थापित करने के लिए 3 प्रेसिडेंसी बनाई, बंगाल, मद्रास और बंबई। तो ये 3 प्रेसिडेंसी में क्या कि तीनों को एक कर दिया गया। अगला पॉइंट में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि तीनों प्रेसिडेंसी अलग अलग रूप से काम कर रहे थे, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट के आ जाने से यानी इस अधिनियम के अंतर्गत मद्रास और बंबई दोनों को बंगाल के अधीन कर दिया। यानी बंगाल गवर्नर के अधीन कर, यानी ये दोनों गवर्नर वहीं पे रहेंगे, वहीं काम करेंगे जो मद्रास में कर रहे हैं, मुंबई में कर रहे हैं। लेकिन इनको दोनों गवर्नर को अधीन किया गया, किसके, बंगाल के गवर्नर। और बंगाल के गवर्नर क्या होते थे, भारत के गवर्नर जनरल होते थे। अगला पॉइंट, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में पहली बार, याद रखिए एक सवाल फिर इंपोर्टेंट आ गया कि किस एक्ट के जरिए यह मालूम पड़ता है कि भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई बाबू, तो उच्चतम न्यायालय की। कब, तो 1774 में। एक्ट पूछा जाए तो रेगुलेटिंग एक्ट बोलिएगा, और कहां, तो कलकत्ता। यानी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। यानी जब शुरू में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई तो उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश मौजूद थे। अगला पॉइंट, कलकत्ता में स्थित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम था सर एलिजा इम्पे। नाम याद रखिएगा, सर एलिजा इम्पे। यानी पहला उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था, सर एलिजा इम्पे। फिर अगला पॉइंट क्या है, इस एक्ट के जरिए ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी के गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त कर दिया। यानी एक मतलब सिस्टम, यानी एक कहा जाए तो एक संगठन बनाई गई जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इसके जरिए कंपनी पे सशक्त मतलब काफी मजबूती के साथ, काफी सीरियस उस पर नियंत्रण रखा जाने लगा। अगला पॉइंट, रेगुलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम लॉर्ड नॉर्थ था। यह भी एक सवाल हो सकता है कि जब रेगुलेटिंग एक्ट भारत में आया तो उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो बोलिएगा लॉर्ड नॉर्थ, जो गोपनीय समिति के जरिए यानी उनके सिफारिश से यह एक्ट पारित हुआ था। कुछ पॉइंट जो है जो मैं नोट के रूप में यहाँ पे लिख दिया हूं। कंपनी के प्रशासन की देखरेख हेतु इंग्लैंड में 2 संस्थाएं बनी, निदेशक मंडल और हितधारकों का मंडल। यानी इस मंडल के जरिए ब्रिटिश सरकार इन कंपनियों पर नियंत्रण रखना शुरू किया। थैंक यू।